वाटर। पृथ्वी का लगभग 71% भूभाग जल से आच्छादित है, जो अधिकतर महासागरों व अन्य बड़े जल निकायों का हिस्सा होता है। इसके अतिरिक्त 1.6% भूमिगत जल और 0.001% जलवाष्प व बादल के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला अधिकतर जल समुद्र और महासागरों में है तथा यह खारा होने के कारण अनुपयोगी है। शुद्ध जल बर्फ के रूप में दोनों ध्रुवों पर और बर्फ से ढके पहाड़ों पर पाया जाता है। भूमिगत जल तथा नदियों, झीलों और तालाबों का जल भी शुद्ध होता है, फिर भी इस जल की उपलब्धता विभिन्न स्थानों पर एक समान नहीं है। जल न सिर्फ मानव के लिए बुनियादी ज़रूरत है, बल्कि यह जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के विकास के लिए भी एक अनिवार्य प्राकृतिक संसाधन है, जो जीवन में विविधता को निर्धारित करता है। जल के स्रोत व वितरण। जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से सभी 3 अवस्थाओं में मिलता है। यह पृथ्वी पर अलग अलग रूपों में मिलता है। आसमान में जलवाष्प और बादल, समुद्र में समुद्री जल और कभी कभी हिमशैल, पहाड़ों में हिमनद और नदियों तथा तरल रूप में भूमि पर झील के रूप में पाया जाता है। धरातल पर पाया जाने वाला अधिकांश जल हमारे लिए उपयोगी नहीं है। जल के वितरण को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। महासागरों के रूप में लवणीय जल अनुपयोगी 97%, बर्फ के रूप में अलवणीय जल अनुपयोगी 2%, भूमिगत नदियों एवं झीलों के रूप में अलवणीय एवं उपयोगी 1%, भाप व आर्द्रता के रूप में वायुमंडल में विद्यमान जल को मात्रा को हाइग्रोमीटर की सहायता से मापा जाता है। जल के गुण। जल में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। जल एक यौगिक है जो ठोस, द्रव एवं गैस तीनों रूप में पाया जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। इसका रासायनिक सूत्र H2O है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस जल जमकर बर्फ बन जाता है तथा क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान पर जल उबलने लगता है। शुद्ध जल स्वादहीन, गंधहीन एवं पारदर्शी होता है। जल एक अच्छा विलायक है जो कि संबंधित पदार्थ जिसमें वो घुलता है उसके गुणों को आत्मसात कर लेता है। जब 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किए जाने पर फैलने के स्थान पर सिकुड़ता है। अतः 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। यही कारण है कि ठंडे प्रदेशों में झील की सतह पर बर्फ जम जाने के बाद भी नीचे का जल नहीं जमता और जलीय प्राणी आसानी से जीवित रहते हैं। जल में कुछ वस्तुएं तैरने लगती है जबकि कुछ डूब जाती है। ऐसा उन वस्तुओं के घनत्व के कारण होता है। जिनका घनत्व जल से अधिक होता है वे डूब जाते हैं और जिनका घनत्व जल से कम होता है वे तैरते हैं। लोहे की कील, पत्थर, ईंट के टुकड़े आदि जल में डूब जाते हैं, जबकि बर्फ, नींबू, तेल आदि जल में नहीं डूबते हैं। बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, अतः यह जल में तैरता है। जल में अन्य द्रवों की घुलनशील जल को गर्म करके बढ़ाई जा सकती है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण जलीय जीव आसानी से जल में श्वसन क्रिया करते हैं और जीवित रहते हैं। समुद्र। समुद्री जल नमक उत्पादन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। वाष्पीकरण के द्वारा समुद्री जल से नमक बनाया जाता है, जिसमें जल को गर्म किया जाता है। सभी महासागरों का जल लवणीय होता है। इनमें मृत सागर की लवणता सर्वाधिक होती है, जिसकी लवणता लगभग 300 ग्राम प्रति लीटर है। इस प्रकार की लवणता वाले जल में अधिक घनत्वता के कारण कोई भी मनुष्य नहीं डूबता है। 300 ग्राम प्रति लीटर। सभी महासागरों का जल लवणीय होता है। इनमें मृत सागर की लवणता सर्वाधिक है, जिसकी लवणता लगभग 300 ग्राम प्रति लीटर है।
इस प्रकार की लवणता वाले जल में अधिक घनत्वता के कारण कोई भी मनुष्य नहीं डूबता है। जल का महत्व एवं उपयोग। जल सभी जीव जंतुओं की आधारभूत आवश्यकता है। जल के महत्व को निम्न रूपों में देख सकते हैं। मनुष्य के शरीर का लगभग 2/3 भाग जल से बना होता है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित बनाए रखने में सहायक होता है। मनुष्य के रक्त में 80% भाग जल का होता है। मनुष्य अपने विभिन्न कार्यों जैसे खाना बनाना, सफाई करना तथा साफ सफाई करना तथा कपड़े धोना आदि कार्य जल के द्वारा ही करते हैं। मनुष्य को पाचन एवं उत्सर्जन क्रिया के समय भी जल की आवश्यकता होती है। पौधे व जीव जंतु को भी जल की आवश्यकता होती है। जैसे पौधों को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, खनिजों के संवहन तथा बीजों के अंकुरण आदि में जल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जानवरों को भी अपने विभिन्न क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है। घरेलू कार्यों के अलावा जल कृषि कार्यों व औद्योगिक इकाइयों के लिए भी अधिक उपयोगी माना जाता है। विद्युत उत्पादन एवं विनिर्माण क्षेत्र के लिए यह अत्यधिक प्रासंगिक संसाधन माना जाता है। जल चक्र, वाटर साइकिल। पृथ्वी पर जल चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करने की चक्रीय प्रक्रिया है। इसमें कुल जल की मात्रा का क्षय नहीं होता, वरन रूप व स्थान परिवर्तन होते रहते हैं। जल चक्र को हम इस रूप में समझ सकते हैं कि सूर्य की गर्मी से समुद्र, नदियों, तालाबों एवं झरनों का जल वाष्पीकृत होकर ऊपर उठता है, जिससे बादल का निर्माण होता है और बादल से वर्षा होती है। इस क्रम में जल का कुछ भाग नदियों में मिलता है जो अंततः समुद्र में मिल जाती है, जबकि कुछ भाग बर्फ के रूप में जम जाता है और कुछ जल धरती द्वारा अवशोषित हो जाता है। इस प्रकार से जल नियमित रूप से अपना रूप बदलता रहता है। इस प्रकार की प्रक्रिया जिसमें जल जलमंडल से वायुमंडल में जाता है और वायुमंडल से जलमंडल में आता है, जल चक्र कहलाती है। जल प्रदूषण। जल में अवांछित व हानिकारक पदार्थों का मिल जाना ही जल प्रदूषण कहलाता है। इससे जल की गुणात्मकता घट जाती है। इस प्रकार का प्रदूषित जल हमारे लिए उपयोगी नहीं होता। जैव प्रणाली में उपस्थित संतुलन भी प्रदूषण के कारण बिगड़ जाता है। जल प्रदूषण के कारक। जल प्रदूषण के लिए बहुत सारे कारक उत्तरदायी हैं जो निम्नलिखित हैं। घरेलू अपशिष्ट व मलमूत्र आदि का जल स्रोतों में मिलने के कारण, कपड़े धोने के बाद झागयुक्त पानी आदि का शुद्ध जल में मिलने से, खेतों में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से नदियों का जल प्रदूषित होता है। खरपतवार नाशी एवं कीटनाशी आदि का इस्तेमाल भी जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। औद्योगिक अपशिष्ट जैसे कारखानों से निकलने वाला कचरा, रसायन एवं गर्म जल आदि के कारण जल स्रोतों में मृत जीव जंतुओं के अवशेषों के मिलने से, कभी कभी अमोनिया की मात्रा भी बढ़ने से जल प्रदूषित हो जाता है। नदियों एवं तालाबों आदि के प्रदूषक स्तर को BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में मापा जाता है, क्योंकि प्रदूषणकारी तत्वों के कारण जल में O2 की मात्रा घट जाती है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD। जल प्रदूषण से संबंधित रोग। दूषित जल पीने से पेचिश, डायरिया, टाइफाइड, मियादी बुखार, पीलिया और हैजा जैसे रोग होते हैं। जल में विशेष धातुओं के मिल जाने से भी कई बीमारियां होती है। जल में पारे के घुलने से मिनी माता रोग तथा कैडमियम के घुलने से इटाई रोग होता है।
जल में पारे के घुलने से मिनी माता रोग तथा कैडमियम के घुलने से इटाई रोग होता है। जो दूषित जल पीने से मनुष्य शारीरिक रूप से विकलांग भी हो सकता है, साथ ही त्वचा से संबंधित बीमारियों की चपेट में आ सकता है। जल से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए पानी को उबालकर पीना लाभकारी होता है। पानी को शुद्ध करने के लिए उसमें फिटकरी भी डाली जाती है। इससे जल में उपस्थित गंदगी नीचे बैठ जाती है। घरों में विभिन्न जल बोर्डों से आने वाला जल में क्लोरीन की मात्रा मिली होती है। इसकी मात्रा बढ़ने पर जल पीने योग्य नहीं रह जाता। मलेरिया जल जनित रोग, पैचिस, डायरिया, टाइफाइड जिसे मियादी बुखार कहते हैं, पीलिया और हैजा जैसे रोग होते हैं। मलेरिया भी जल जनित रोग है। मलेरिया का प्रकोप उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां वर्षा का जल एकत्रित हो जाए तथा जहां की जलवायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो। वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस ने यह खोज की कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। इसके लिए इन्होंने वर्ष 1902 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। रोनाल्ड रॉस, मलेरिया। सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था कि मलेरिया मादा एनीफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया में कंपकंपी के साथ तेज बुखार एवं पसीना आता है। किसी व्यक्ति विशेष को मलेरिया है कि नहीं, इसकी जांच खून की जांच के आधार पर की जाती है। इसके इलाज के लिए सिनकोना की छाल से दवा बनाई जाती है। मच्छरों से होने वाले रोग जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि की रोकथाम के लिए एकत्र रुके हुए जल में मिट्टी तेल का छिड़काव किया जाता है। इससे ऑक्सीजन के अभाव में मच्छरों का प्रजनन नहीं हो पाता है। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पानी एकत्र न होने देने को प्रचारित भी किया जाता है। रोनाल्डो रॉस ने खोज की कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है और इसको 1902 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। प्रदूषित जल के माध्यम से अनेक रोगाणु शरीर में पहुंचकर घातक बीमारियों को जन्म देते हैं। जल प्रदूषण को रोकने के उपाय किए जाने आवश्यक हैं। भारत सरकार एवं अनेक समाज सेवी संस्थाएं इस मानवीय कार्य में संलग्न हैं, किंतु यह एक सामूहिक दायित्व है जिसका निर्वाह प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। जल प्रदूषण की रोकथाम हेतु निम्नांकित उपाय हैं। नदियों व तालाबों में जल शुद्धिकरण अभियान द्वारा गंगा शुद्धिकरण की योजना संचालित की जा रही है। घनी आबादी के संश्लेषित मलमूत्र आदि की निकासियों को उपयुक्त व्यवस्था एवं तालाबों में न मिलने देना। नदियों में शव प्रवाह एवं व अस्थि विसर्जन जैसी परंपराओं पर वैधानिक तरीके से रोक लगाई जा रही है। व्यर्थ पदार्थों, मल, गोबर आदि से बायोगैस व कृषि उपयोगी खाद बनाना। पेयजल स्रोत के उपरांत नहाने के परिवेश में स्वच्छता रखना एवं नदियों व तालाबों जल स्रोतों के परिवेश में स्वच्छता रखना एवं इस दशा में पशुओं के स्नान व मल विसर्जन पर रोक लगाना। गंदे नालों का जल नदी, तालाब में मिलाने के पूर्व रासायनिक विधियों से साफ करना। जनमानस में जल प्रदूषण रोकने की जागरूकता पैदा करना। प्रदूषित जल का शुद्धिकरण करना। जल संरक्षण। जब जल अमूल्य है, इसके बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव है, अर्थात जल ही जीवन है। जल का वितरण असमान है तथा उसका सिर्फ 1% भाग ही मानव के लिए उपयोगी है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है जिसकी मात्रा काफ़ी सीमित है। ऐसे में जल का संरक्षण अति आवश्यक हो जाता है। जैसा कि जल चक्र में हमने पढ़ा है कि जल का एक ही मुख्य स्रोत है, वर्षा या वर्षण।
इसलिए विभिन्न जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए एवं विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा जल का संग्रहण भी करें ताकि भविष्य में उसका आवश्यकता अनुसार उपयोग संभव हो सके। ऐसे में वर्षा जल का संग्रहण एक प्रमुख उपाय जल संरक्षण के दृष्टिकोण से हो सकता है। प्राचीन समय से ही वर्षा जल को संरक्षित करने की अनेक विधियां प्रचलित हैं, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में लोग कुआं, सीढ़ीदार कुआं, बावली, झीलों आदि में जल को संरक्षित करके रखते थे, जिनका उपयोग सामूहिक रूप से किया जाता था। वर्षा जल संग्रहण की विधियां। वर्तमान समय में वर्षा जल संग्रहण की कई विधियां हैं जो निम्नलिखित हैं। छत के ऊपर एकत्र किए हुए जल को विभिन्न पाइपों द्वारा जमीन के अंदर बने गड्ढों में जमा करना तथा भविष्य में उसका उपयोग आवश्यकता अनुसार करना। सड़कों पर वर्षा के पानी को उसके किनारों बने नालों एवं गड्ढों द्वारा जमीन के अंदर जाने देना। इससे भूमिगत या भौम जल के स्तर में काफ़ी सुधार आता है। जल के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण की विधि को अपनाना चाहिए। जल संरक्षण से संबंधित संस्थाएं। वैश्विक स्तर पर जल संरक्षण की समस्या एक चुनौती बनती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस विषय को कई बार उठाया भी गया है। वैश्विक स्तर पर 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तरुण भारत संघ यह संस्था राजस्थान में कार्यरत है। जल पुरुष राजेंद्र सिंह इसी संस्था से संबंधित हैं। जल पुरुष राजेंद्र सिंह इसी संस्था से संबंधित हैं। तरुण भारत संघ यह संस्था राजस्थान में कार्यरत है। भीम संघ यह संस्था कर्नाटक के होलगुंडी में कार्यरत है, जो बच्चों की एक विशेष संस्था है। भीम संघ यह संस्था कर्नाटक के होलगुंडी में कार्यरत है, जो बच्चों की एक विशेष संस्था है। तरुण भारत संघ यह संस्था राजस्थान में कार्यरत है। जल पुरुष राजेंद्र सिंह इसी संस्था से संबंधित है। जल पुरुष किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। पृथ्वी पर उपस्थित शुद्ध जल के स्रोत कौन से हैं? भूमिगत जल, नदियाँ, झील व तालाब, ये सभी। का फोड़। पृथ्वी पर कितना भाग जल है? 1/3, 3/4, 1/3, 2/3, 1/3, 3/4। पृथ्वी पर कितना भाग जल है? 3/4, 2 का 3, 3/4 भाग जल है।